नमस्कार मित्रों। आप सभी का स्वागत है गबन श्रृंखला के एक और नए वीडियो में। अगर इस कहानी के पिछले भागों को अभी तक आपने नहीं देखा तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले उन भागों को देखें, उसके बाद इस कहानी को आगे सुनें। पिछले भाग में हमने देखा कि वकील साहब की मौत हो जाती है। उनका शव प्रयाग लाया जाता है। यहाँ वकील साहब के भतीजे उनका अंतिम संस्कार करते हैं। वकील साहब के भतीजे का नाम मणिभूषण था। बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख और कार्यकुशल। इसी एक महीने में उसने अपने सैकड़ों मित्र बना लिए। शहर में जिन जिन वकीलों और रईसों से वकील साहब का परिचय था, उन सबसे उसने ऐसा मेलजोल बढ़ाया, ऐसी बेतकल्लुफी की कि रतन को खबर नहीं और उसने बैंक का लेन देन अपने नाम से शुरू कर दिया। इलाहाबाद बैंक में वकील साहब के 20,000 रुपये जमा थे। उस पर तो उसने कब्जा ही कर लिया। मकानों के किराए भी वसूल करने लगा। गांवों की तहसील भी खुद ही शुरू कर दी, मानो रतन से कोई मतलब नहीं है। एक दिन टीमल ने आकर रतन से कहा, बहू जी, जाने वाला तो चला गया, अब घर द्वार की भी खबर लीजिए। मैंने सुना भैया जी ने बैंक का सब रुपया अपने नाम कर लिया। रतन ने उसकी ओर ऐसे कठोर कुपित नेत्रों से देखा कि उसे फिर कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। उसी दिन शाम को मणिभूषण ने टीमल को निकाल दिया, चोरी का इल्जाम लगाकर, जिसमें रतन कुछ कह भी न सकी। अब केवल महाराज रह गए। उन्हें मणिभूषण ने भंग पिला पिलाकर ऐसा मिलाया कि वह उन्हीं का दम भरने लगे। महरी से कहते, बाबूजी का बड़ा रईसाना मिजाज है, कोई सौदा लाओ कभी नहीं पूछते कितने का लाए, बड़े के घर में बड़े ही होते हैं। बहू जी बाल की खाल निकाला करती थी, यह बेचारे कुछ नहीं बोलते। महरी का मुंह पहले ही सी दिया गया था। उसके अधेड़ यौवन ने नए मालिक की रसिकता को चंचल कर दिया था। वह एक न एक बहाने से बाहर की बैठक में ही मंडराया करती। रतन को जरा भी खबर न थी किस तरह उसके लिए व्यूह रचा जा रहा है। एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा, काकी जी, अब तो मुझे यहाँ रहना व्यर्थ मालूम होता है। मैं सोचता हूँ अब आपको लेकर घर चला जाऊं। वहां आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, बाल बच्चों में आपका जी बहल जाएगा और खर्च भी कम हो जाएगा। आप कहें तो यह बंगला बेच दिया जाए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। रतन इस तरह चौंकी मानो उसकी मूर्छा भंग हो गई हो, मानो किसी ने उसे झंझोड़कर जगा दिया हो। सक पकाई हुई आंखों से उसकी ओर देखकर बोली, क्या मुझसे कुछ कह रहे हो? मणि बोला, जी हाँ, कह रहा था कि अब हम लोगों का यहाँ रहना व्यर्थ है। आपको लेकर चला जाऊं तो कैसा हो? रतन ने उदासीनता से कहा, हाँ, अच्छा तो होगा। मणि बोला, काका जी ने कोई वसीयत लिखा हो तो लाइए देखूं। उनकी इच्छाओं के आगे सिर झुकाना हमारा धर्म है। रतन ने उसी भांति आकाश पर बैठे हुए, जैसे संसार की बातों से अब उसे कोई सरोकार न रह गया हो, जवाब दिया, वसीयत तो नहीं लिखी, और क्या जरूरत थी? मणिभूषण ने फिर पूछा, शायद कहीं लिख कर रख गए हों। रतन बोली, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कभी जिक्र भी नहीं किया। मणिभूषण ने मन में प्रसन्न होकर कहा, मेरी इच्छा है कि उनकी कोई यादगार बनवा दी जाए। रतन ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। मणि बोला, गांव की आमदनी कोई 3,000 साल है, यह आपको मालूम है। इतना ही उनका वार्षिक दान होता था। मैंने उनके हिसाब की किताब देखी है, 200-250 से किसी महीने कम नहीं है। मेरी सलाह है कि वह सब ज्यों का त्यों बना रहे। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ, और क्या? मणि बोला, तो गांव की आमदनी तो धर्मार्थ पर अर्पण कर दी जाए। मकानों का किराया कोई 200 रुपये महीना है,
इससे उनके नाम पर एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला खोल दी जाए। रतन बोली, बहुत अच्छा होगा। मणि ने कहा, और यह बंगला बेच दिया जाए, इस रुपए को बैंक में रख दिया जाए। रतन ने कहा, बहुत अच्छा होगा, मुझे रुपए पैसे की अब क्या जरूरत है। मणि बोला, आपकी सेवा के लिए तो हम सब हाजिर हैं। मोटर भी अलग कर दी जाए। अभी से यह फिक्र की जाएगी तो जाकर कहीं 2-3 महीने में फुर्सत मिलेगी। रतन ने लापरवाही से कहा, अभी जल्दी क्या है, कुछ रुपए बैंक में तो हैं। मणि बोला, बैंक में कुछ रुपए थे, मगर महीने भर से खर्च भी तो हो रहे हैं। 1,500 पड़े होंगे। यहाँ तो रुपए जैसे हवा में उड़ जाते हैं। मुझसे तो इस शहर में 1 महीना भी ना रहा जाए। मोटर को तो जल्दी ही निकाल देना चाहिए। रतन ने इसके जवाब में भी यही कहा। अच्छा तो होगा। वह उस मानसिक दुर्बलता की दशा में थी जब मनुष्य को छोटे छोटे काम भी असूझ मालूम होने लगते हैं। मणिभूषण की कार्यकुशलता ने एक प्रकार से उसे पराभूत कर दिया था। इस समय जो उसके साथ थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखा देता, उसी को वह अपना शुभ चिंतक समझने लगती। शोक और मनस्ताप ने उसके मन को इतना कोमल और नर्म बना दिया था कि उस पर किसी की भी छाप पड़ सकती थी। उसकी सारी मलिनता और भिन्नता मानो भस्म हो गई थी। वह सभी को अपना समझती थी। उसे किसी पर संदेह ना था, किसी से शंका ना थी। कदाचित उसके सामने कोई चोर भी उसकी संपत्ति का अपहरण करता तो वह शोर न मचाती। षोडशी के बाद से जालपा ने रतन के घर जाना कम कर दिया था। केवल एक बार घंटे 2 घंटे के लिए चली जाया करती थी। इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था। उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती। मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वह भगजग करने लगते थे। कभी गाते, कभी रोते, कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते। उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे, संबंधियों को बुला लिया जाए जिसमें वह सबसे अंतिम भेंट कर ले, क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे। रामेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी, उनकी भगजग न सुन सकती थी। ज्यों ही वह रोने लगते, वह कमरे से निकल जाती। उसे भूत बाधा का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों की फाइल थे। यही उन्हें एक व्यसन था। जालपा का जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता तो इन फाइलों को उलट पलट कर देखने लगती। एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात और मोहरे रखे हुए हैं, उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। वह तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और वह कॉपी उठा लाई। वह नक्शा उस कॉपी में मौजूद था, और नक्शा ही ना था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा यह विचार चमक पड़ा, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो। शायद उनकी निगाह पड़ जाए। यह नक्शा इतना सरल तो नहीं कि आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती जो यह नक्शा हल कर सके। कुछ भी हो, जब उन्होंने यह नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे, उन्हें 2-1 दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले, उसी को पुरस्कार दिया जाए। जुआ तो है ही। उन्हें रुपए ना भी मिले तो भी इतना तो संभव है कि हल करने वालों में उनका नाम भी हो। कुछ पता तो लग जाएगा। कुछ भी ना हो तो रुपए ही तो जाएंगे। 10 रुपए का पुरस्कार रख दूं। पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान ना देगा। यह बात भी रमा के हित की ही होगी। इसी उधेड़ बुन में वह आज रतन से ना मिल सकी। रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही। जब वह शाम को भी ना आई तो उससे ना रहा गया। आज वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली।
कहीं रौनक न थी, कहीं जीवन न था। मानो वो सारा नगर शोक मना रहा है। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वह तांगा से भी कम जा रही थी। एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दिया और उसे 4 आने दे दिए। कुछ आगे और बढ़े तो 2 कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल में खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुंह देखकर उठा था। जालपा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैं ना आ सकी। दादाजी को कई दिनों से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा, यही है ना रे? तुमने मुझसे ना कहा? मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर यह तो संसार है। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है। यही चल चलाव लगा हुआ है। अब मैं भी चला नहीं बच सकता। बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्टी जल रही हो। फूका जाता हूँ, कोई अपना नहीं होता। बाई जी, संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है। हाय हाय, लड़का था वह भी हाथ से निकल गया, ना जाने कहाँ गया। आज होता तो एक चुल्लू पानी देने वाला तो होता। यह 2 लौंडे हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं, मैं मर जाऊं या जी जाऊं। इन्हें 3 दफे खाने को चाहिए, 3 दफे पीने को चाहिए, बस और किसी काम के नहीं। यहाँ बैठते दोनों का दम घुटता है। क्या करूं, अब की ना बचूंगा। रतन ने तस्कीन दी, यह मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। मुंशी जी ने दीन नेत्रों से देखकर कहा, बैठ जाइए बहू जी, आप कहती हैं आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं, लेकिन मुझे तो आशा नहीं है। मैं भी ताल ठोके यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूं। अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा। अब कहाँ जाते हैं बचकर बचा? ऐसा ऐसा रंगेडूं कि वह भी याद करे। लोग कहते हैं वहां भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं। इसी तरह वहां भी कचहरियां हैं, हाकिम हैं, राजा है, रंक हैं, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं। फिर क्या चिंता है? वहां भी अहलमद हो जाऊंगा, मजे से अखबार पढ़ा करूंगा। रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वहां खड़ी न रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से यह बातें नहीं कह रहे थे, उनके चेहरे पर गंभीर विचार था। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई। उसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नेत्रों से उसकी ओर देखकर कहा, दादाजी ने मन में क्या समझा होगा? सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूं और इसे हंसी सूझती है। अब वहां ना जाऊंगी, ऐसी ही कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसे ना रह सकूंगी। देखो तो आज कितनी बेमौका हंसी आई है। वह अपने मन को इस उच्छृंखलता के लिए धिक्कारने लगी। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन। इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है, जब जोर का ज्वर होता है तो यह और भी ऊल जलूल बकने लगते हैं। उस वक्त हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। आज सवेरे कहने लगे, मेरा पेट भक हो गया, मेरा पेट भक हो गया। इसकी रट लगा दी। इसका आशय क्या है, न मैं समझ सकी न अम्मा समझ सकी, पर वह बराबर यही रटे जाते थे। पेट भक हो गया, पेट भक हो गया। आओ कमरे में चले। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी इसके आगे की कहानी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।